एक्सटेंशन मिल रही है पुराने रिटायर्ड एम्प्लॉइज को, और क्या अगले महीने से उनको 1 तारीख को सैलरी मिल जाएगी, ये आश्वासन आप देंगे? देखो, कल उनकी सैलरी रिलीज हो जाएगी जो हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी। मैंने आपको कहा कि हम 5 दिन का लोन लेके 3 करोड़ ब्याज हम आरबीआई को क्यों दें? ये फिस्कल डिसिप्लिन में आया, तो इसलिए वो जो सरकारी विभाग है उनकी सैलरी रुकी है। बोर्ड कॉर्पोरेशन के सभी विभागों की सैलरी 1 तारीख को मिल चुकी है, और जो पेंशन है वो उनको 10 तारीख की मिलेगी। और अगले महीने से हम प्रयास करेंगे, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की ईएमआई होती है, बच्चों की फीस होती है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हमारी जो ट्रेजरी है वो खाली ना हो, और अगले महीने उनको पहले से ही सैलरी मिलने का प्रबंध किया जाएगा। ये हम कोशिश करेंगे। और सर किस होते हैं बोर्ड निगम कॉर्पोरेशन के सैलरी 1 तारीख को उनके अकाउंट में चलेगी, और जो बोर्ड निगम पेंशन देते हैं वो पेंशन भी उनके अकाउंट में चली जाती है। हम तो ये कहते हैं कि जितने बोर्ड निगम कर्म है हमारे और लाभ कमा रहे हैं, और लाभ कमाकर 20-20 करोड़, 5-5 करोड़, 2-2 करोड़ इनकम टैक्स देते हैं, उन्हें अपने सरकारी कर्मचारियों का पूरा डीए भी देना चाहिए, पूरा एरियल भी देना चाहिए। ये हम ऐसी व्यवस्था भी आने वाले समय में करना चाह रहे हैं, और जो उनके ऑफिशियल है, नॉन ऑफिशियल मेंबर है, उनको भी अच्छी सैलरी और अच्छी पैकेज देकर खर्च करना चाहिए। ये हमारा विचार है। अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगले महीने से हम इसमें थोड़ा सा और सुधार करके 1 तारीख से सैलरी देने की प्रयास उसमें हम करेंगे, क्योंकि हमारे जो सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, उन्होंने ईएमआई की रिवर्स किस्तें देनी होती है, तो मैं इसमें भी गंभीरता से विचार करूंगा। लेकिन सैलरी के लिए और पेंशन के लिए लोन उठाकर 3 करोड़ दिया जाए, उसमें भी थोड़े सुधार की जरूरत है। हम उस दृष्टि से भी इसको काम करेंगे। अब ये सवाल पैदा होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी या सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की बड़ी खैर ख्वाह बनी हुई है, उस भारतीय जनता पार्टी से ये पूछा जाना चाहिए था, क्या यह सत्य नहीं है कि आपने प्रदेश के खजाने को लुटाया है? क्या यह सत्य नहीं है कि आपने बिजली को फ्री कर दिया? और क्या यह सत्य नहीं है कि ताज होटल, वाइल्ड फ्लावर होटल और जो करोड़ों रुपया टैक्स देते हैं 3 स्टार होटल, उनको 1 रुपया प्रति यूनिट बिजली की सब्सिडी दी है? इससे क्या हुआ? 2200 करोड़ रुपया हमें बिजली बोर्ड का देने के लिए हो गया, क्योंकि हमने इंश्योरेंस दी कि हम सरकार 2200 करोड़ रुपया देगी चुनावों से पहले, और 2200 करोड़ रुपया हमें बिजली बोर्ड को देना। अगर हम 2200 करोड़ बिजली बोर्ड को नहीं देंगे तो उनकी सैलरी और पेंशन पर भी शक से खड़ा हो जाएगा। हमने 1 सितंबर से फैसला किया कि जितने भी होटल है जो इनकम टैक्स भी देते हैं, उनकी बिजली की 1 रुपये की सब्सिडी को विड्रॉ कर लिया है। इससे हमारे राजस्व में 200 करोड़ रुपया आएगा। अभी 1 पार्ट किया है, बिजली में 4 पार्ट में सब्सिडी को हम कम करने जा रहे हैं। दूसरा, इंडस्ट्रीज की बिजली को भी हमने नहीं छुआ है, डोमेस्टिक के जो 125 यूनिट अभी हमने नहीं छुआ। पूरी तरह स्टडी करने के बाद, प्रूडेंटली सोचने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा, पानी माफ कर दिया गया, मतलब ताज वाला भी पानी का कोई बिल नहीं देगा, आपका वाइल्ड फ्लावर हॉल का भी कोई बिल नहीं देगा, आपके जितने होटल है उनका कोई बिल नहीं आएगा। ये सब कब किए गए? क्या ये सत्य नहीं है? ये सब चुनावों से पहले किए गए। फिर हमारी बहनें थी, अगर हमारी बहनें सरकारी कर्मचारी है और बस में अपना बिल देना चाहती, उन्होंने कहा 50% महिलाओं को भी बस किराए में छूट दे दी। फिर क्या किया? 3 रुपए बैठ के डीजल सस्ता करने के लिए इन्होंने वो भी माफ कर दिया। जो राज्य रेवेन्यू सरप्लस 2018-19 में था, जिस समय सरकारी कर्मचारियों की डीए की लायबिलिटी दी जानी चाहिए थी, डीए का एरियर दिया जाना चाहिए था, उस लायबिलिटी को डीए के एरियर को सरप्लस होकर भी नहीं दिया गया और हमारे पास छूट दिया गया। हमने पहले स्तर पर 75 साल से ऊपर के सभी पेंशनधारियों के एरियर को 2 स्टेजेस में बांटने के बाद की है। ये प्रदेश की जनता को जानना जरूरी है। सरकारें चली जाती है,
मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं। मैंने ये इसलिए 40 साल में पहली बार जनता के सामने लाया क्योंकि जनता को पता होना चाहिए ये संपत्ति आपका है, ये खजाना आपका है। चुनावों से पहले जो भी राजनीतिक दल इसको लुटा देता है तब प्रदेश में इस प्रकार के हालात पैदा होते हैं। और ये हमारा 19 महीने की सरकार के कठिन परिश्रम है। कई लोगों को हमारी बात से नाराजगी भी मिली होगी, पत्रकार बंधु भी गुस्से में आए होंगे, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि हम प्रदेश के हित में जो भी होगा हम सही फैसला करेंगे। किसी कर्मचारी का अहित हम नहीं देख सकते और इसीलिए हम कर्मचारियों की जो डीए है हमने उनसे प्रार्थना की है कि आप इस समय हमारी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आई है, अगर हम इसमें को थोड़ा सा भी ड्रिल कर देंगे, थोड़ा सा भी इसमें से कुछ ऐसी चीजें निकाल देंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था फिर नीचे की तरफ जाएगी। 6 महीने के अंदर हमें अर्थव्यवस्था में जो सुधार हुआ है और जो तेजी से सुधार आ रहा है वो प्रदेश के हित में है। 2027 तक मैं जयराम ठाकुर जी को कहना चाहता हूं कि मैंने ये कहा है कि हम आत्मनिर्भर हिमाचल बनाएंगे और 2032 तक, वो मुझे बार बार कहते हैं कि क्या बोल रहे हैं, तो मैं आज स्पष्ट कर कहना चाहता हूं कि 2032 तक हम हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। कुछ और देते हैं, बाहर कुछ और स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं कि आर्थिक संकट। मैंने कभी नहीं कहा आर्थिक संकट, पिछले साल कहा, पिछले साल आर्थिक संकट था। अब हमें फाइनेंशियल प्रूडेंस और फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जरूरत है। ये डिसिप्लिन के तहत लिए गए फैसले हैं और मैं हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को और 22 लाख और परिवार है जिसमें बागवान है, किसान है, महिलाएं, हम कहना ये चाहते हैं कि हम जो फैसले ले रहे हैं उससे आज शिक्षा के स्तर में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं। 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता। क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, क्वालिटी हेल्थ सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं, क्वालिटी फूड देना चाहते हैं, क्वालिटी लाइट देना चाहते हैं, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं। तभी ये सब आत्मनिर्भर हिमाचल बनेगा और समृद्धशाली हिमाचल प्रदेश बनेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। द्वारा एक स्टेटमेंट आई थी कंगना रनौत के खिलाफ असेंबली में, उसको एक्सपंज करने की मांग कर रहे हैं कि ये मुझे अभी पता नहीं क्योंकि अभी तो मैं तो इसी में वो था उमेश। उन्होंने इस बयान को आगे बताया है कि किसी महिला मुझे अभी इसकी जानकारी। और सर, जिस तरह हिमाचल प्रदेश की बैंक करप्सी की चर्चा पूरे देश में हो रही है, आपको लगता है विधानसभा चुनावों में इसका असर देखने को मिलेगा? आप विपक्षी से फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहा है, अब पहले से फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसी स्थिति क्या उत्तर स्टेट में होगी? ये सब चीजें तो पत्रकारों के लिए अच्छी लगती है, ऐसी कोई नहीं है। सिर्फ ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात है। जो पिछले साल हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस था उसको हमने पार कर लिया। और 2 और कारण बताता हूँ। आपदा के बाद भारत सरकार की टीम यहाँ आई, आपदा के बाद स्टेट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसा मिलता है। जो स्टेट सेंटर शेयर होते हैं उसका एक हिस्सा आपदा के लिए रखा जाता है। अभी तक हमने 9300 करोड़ रुपए का पीडीए ने पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट दिया, तो अगर वो हमें अभी तक नहीं मिला और जो एनपीएस के सरकारी कर्मचारियों के, जिसमें सरकारी कर्मचारियों का अंशदान है, हिमाचल प्रदेश सरकार का अंशदान है, वो 9200 करोड़ रुपया पेंशन रेगुलेटरी फंड के पास पड़ा हुआ है, वो नहीं मिला। एक और केस हमने जीता है, एक केस हमने जीता है जिसमें बीबीएमबी का जो 2011 से पहले का एरियर है, जिसमें हमें अवार्ड हो गया 4300 करोड़ रुपया, वो नहीं मिला है, जिसकी 11 सितंबर को डेट लगी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम हिमाचल के अधिकारों के लिए और हिमाचल की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर यही मिल जाए तो हम तो वैसे समृद्धशाली हो गए। क्यों रोका जा रहा है? जयराम ठाकुर जी दिल्ली जाते हैं और खुआ के आ जाते हैं कि अभी कुछ समय के लिए इसको रोका जाए। मेरा ये मानना है कि हम सब लोगों को प्रदेश के हित में, समाज के सभी वर्गों को प्रदेश के हित में अगर कहीं थोड़े कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य सुनिश्चित होगा, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हमारे हेल्थ के संस्थान अच्छे होंगे और तब हम इस प्रदेश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और गरीब की आवाज के पास हमारी आवाज पहुंचेगी, गरीब के पास विकास की रोशनी पहुंचेगी। अब आपदा प्रभावित में 22,000 परिवार सड़कों पे आ गए। केंद्र सरकार तो 1.5 लाख रुपया देती है,
1.5 लाख से घर बनता है? हमने अपने संसाधनों से 7 लाख रुपए दिया, 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज दिया। हम अपनी मेहनत से अपने बूते पर काम करके अपने पैरों पर खड़ा करना ही हमारा लक्ष्य है। देखिए, हमें जनता की सेवा करनी है। मुझे ये नहीं देखना कि मैं कितना पॉपुलर हूँ। हमको जनता ने सेवा का मौका दिया, दोबारा मौका दिया है। जिस प्रकार से इन्होंने अभी हमारी सरकार जाने की किया, तो जनता ने मौका दिया। मैं सच्चे मन से हम लोग जनता की सेवा करना चाहते हैं। हमारी सरकार के मंत्रिमंडल और विधायक सभी सच्चे मन से सेवा करना चाहते हैं। आज आप हॉस्पिटल में जाइए, क्या हाल है हॉस्पिटल में? आपसे पूछता हूँ, कैजुअलिटी में जाइए, एक बेड पर 2 लेटे हुए हैं। एक नर्स को 12 पेशेंट देखने पड़ते हैं। वो बेचारी नर्स 12 पेशेंट कैसे देखेगी? क्योंकि आपने सुधार किया ही नहीं। जितने आपके समय में 5 साल में जो बच्चे लगने चाहिए थे, वो सब फोटो के चक्कर काट रहे हैं। ये गवर्नेंस नहीं थी। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का भी होना जरूरी है। और पॉपुलैरिटी वो देखते हैं जो चुनावों की फिक्र करते हैं। हम जनता की सेवा की फिक्र करते हैं। हम इसमें है। धन्यवाद।